हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर 3 पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। मैं आपको बता दूं ये चैप्टर अपडेटेड है। पहले चैप्टर 3 सिर्फ पार्लियामेंट हुआ करता था, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, और दूसरा 4 चैप्टर था मेकिंग ऑफ लॉज। अब उन दोनों को एनसीईआरटी ने मिला दिया है और एक चैप्टर बना दिया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से अपना एग्जाम फोड़ सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से बने रहना और आज इस पूरे चैप्टर को हम आराम से खत्म करेंगे मौज मस्ती के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। We in India pride ourselves on being a democracy. Here we will try to understand the relation between the idea of participation in making law and decision making in the need of democratic government to have the consent of their citizen. तो right now देखो, हम अपने देश को चौड़े से बोलते हैं कि भाई हम क्या हैं, एक देश, एक डेमोक्रेटिक देश है, हम एक डेमोक्रेसी हैं। बट आज हम समझेंगे कि एक देश में जो लोग हैं, डेमोक्रेसी का मतलब ऐसा देश जो लोगों से चलता है, तो एक्चुअली में लोगों का कितना पार्टिसिपेशन है जब लॉज बनते हैं या गवर्नमेंट में, उसको आज सीखेंगे। It is these elements that together make us a democracy and this best expressed in the institution of the parliament. तो पार्लियामेंट क्या है? एक ऐसी जगह है जहां पे डेमोक्रेसी को एक्चुअली में प्रैक्टिस किया जाता है। और कैसे किया जाता है यू विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर ओनली। इस चैप्टर में विल ट्राई टू सी द पार्लियामेंट, हाउ द पार्लियामेंट एनेबल सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। वही बात जो मैंने बोली। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये था थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिलना चाहिए ना, तभी तो मजा आता है। नाउ वाई शुड पीपल डिसाइड? सबसे पहली बात कि अगर किसी भी देश में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो रहा है तो हमें ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि लोगों को ये डिसीजन देना क्यों है। वाई शुड पीपल डिसाइड, ये भी तो पता होना चाहिए। सो इंडिया, as we know, became independent on 15 August 1947. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality, participation in decision making. तो देखो भाई, जैसा हम जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी से पहले था एक बहुत लंबा स्ट्रगल जिसमें सारे सेक्शंस के लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, औरतें हो या आदमी हो, सब ने आके इसमें अपना अपना पार्टिसिपेशन दिया और हमारे देश को आजाद कराया। और इस उम्मीद से कि हमें क्या मिलेगा, फ्रीडम मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, आजादी, पार्टिसिपेशन मिलेगा हमें भी डिसीजन मेकिंग में, कि भाई हमारे देश के लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब बात करें जो कॉलोनियल रूल की, यानी कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे, द पीपल हैड लिव्ड इन द फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मेनी ऑफ द डिसीजंस दैट दे टुक। ज्यादातर लोग डरे रहते थे उनसे और ना वो कभी कुछ बोल सकते थे। तो पूरा डिसीजन किनके हाथ में था? अंग्रेजों के हाथ में था। इंडियंस की उस समय बिल्कुल भी नहीं चलती थी। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन। और इनफैक्ट अगर कोई इंडियन गलती से भी क्रिटिसाइज कर देता था कि भैया आपने ये जो डिसीजन बनाया, ये जो नई पॉलिसी आई है, ये गलत है, तो भैया उसके लिए बहुत, उसको जेल में डाल दिया जाता था और ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। अब जो फ्रीडम मूवमेंट था ना, उसने इस पूरी सिचुएशन को बदल दिया। नेशनलिस्ट जो लोग थे, जो अपना देश चाहते थे, उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज करा ब्रिटिश गवर्नमेंट को और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को और अपनी डिमांड उनके सामने रखी। 1885 में जब हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमारे देश की फर्स्ट क्या थी, हमारे देश की पहली पार्टी थी, वो बनी, उसने पहली बार क्या करा, डिमांडेड दैट there should be elected members in the legislature with the right discuss the budget and ask questions। यानी कि पहली बार जो अंग्रेजों की सरकार के बीच में उन्होंने डिमांड रखी कि नहीं भैया, आप जो डिसीजन बनाते हो वहां पे हमारे भी लोग होने चाहिए, हम भी उस डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कर तो हमारे देश पे रूल रहे हो ना, तो जो बजट होगा, जो भी चीजें होंगी, उसमें हमारा देखरेख रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1909 में आया था, उसने अलाउ करा कुछ इलेक्टेड पीपल को हम उसमें असेंबली में बैठने के लिए। Now, while these early legislatures under the British government were in response to the growing demand of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. But आज की तरह देखो पहले नहीं किया था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ कुछ गिनती के लोगों को, जो कि बहुत ही एलीट क्लास थे, जो बाहर से पढ़ के आए थे, उनको परमिशन दी कि ठीक है यार तुम आ सकते हो। बट जिसमें कौन थे, गांधी जी, पंडित नेहरू, ये इतने बड़े बड़े लोग, जो नॉर्मल आदमी था ना, उसको पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है और ना उसको कोई हक था। तो जैसा आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जो कॉलोनियल रूल था ना, वो उसमें एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड ऑफ नेशनलिस्ट दैट ऑल पर्सन इज इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। सिंपल सी बात थी, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में, कि हर इंसान जो एक देश में रहता है उसके पास वो हक है कि वो अपना लीडर चूज कर सके, एटलीस्ट वोट कर सके। तो वो चीज हर नेशनलिस्ट के मन में आ चुकी थी कि भाई जब भी हमारा देश आजाद होगा, हमें एक ऐसा देश बनाना है जहां पे हर इंसान के पास ये हक हो कि वो अपना लीडर चुन पाए।
With the coming of independence, we were going to be citizens of a free country. This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to people's needs and demands. The dreams and the aspirations of freedom struggle were made concrete. The Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchisee, that is, all the adult citizen of the country have the right to vote. तो सिंपल सी बात जो हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमारा टॉपिक था कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड, इसका बहुत सिंपल सा आंसर ये है कि आज़ादी किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं मिली है। हमने अपना पूरा देश जो है अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया है सबने मिलके, तो एटलीस्ट सबके पास ये हक तो होना ही चाहिए कि वो वोट कर सकें। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हर नेशनलिस्ट, हर गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर थी कि वो क्या करे, और उनको और मतलब उनको ये चीज़ चूज करनी ही पड़ी कि यस, जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई हम उनको इतना हक तो देंगे कि वो वोट कर सकें, और तब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बनी, यानी कि हर इंसान 18 साल से ऊपर का वोट कर सकता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब क्या है भाई, किस तरीके से पार्लियामेंट रन करती है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव, आप समझते हैं। The takeoff point for a democracy is the idea of consent, that is the desire, approval and participation of people. किसी भी डेमोक्रेसी का जो मेन आइडिया है वो क्या है? कंसेंट, यानी कि लोगों की इच्छा, लोग क्या चाहते हैं, वो मेन आइडिया है भाई डेमोक्रेसी का। इट इज द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड अबाउट इट फंक्शनिंग। लोगों का ही ये डिसीजन होता है जिसकी वजह से हम जो पूरा सिस्टम है गवर्नमेंट का वो रन करता है पूरी तरीके से। The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as the other public institution need to have the trust of these citizens. हमारे देश की डेमोक्रेसी का मेन फंडा बड़ा सिंपल है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे जनता को ही खुश करना है, चाहे आप कोई पब्लिक लीडर हो, चाहे आप आईएएस ऑफिसर हो, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सर्व नन अदर देन द बेसिक पीपल, लोग, आम जनता। तो अगर आप आम जनता को खुश नहीं करते हो तो हमारे देश की आम जनता के पास पूरा राइट है कि वो आपको वहां से हटा सकती है, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, इतना राइट है। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? वन वे ऑफ डूइंग सो इज एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शन। अब सवाल यह है कि किस तरीके से एक आम बंदे के हाथ में पावर है कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सके या गिरा सके। उसका पहला सिंपल सा पॉइंट है वो इलेक्ट करके, मतलब वोट देके, जिसको वोट देगा वही जीतेगा। तो ज्यादातर लोग जिसको वोट देंगे वही जीतेगा ना। तो इसी तरीके से लोग क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट में। अब कैसे करते हैं और समझेंगे। देन वन ग्रुप फ्रॉम among these elected representatives forms the government. The parliament, which is made up of representatives together, guides the government in this sense of people through their chosen representatives form the government and also control it. अब समझते हैं सीन क्या है। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, हर इंसान क्या करता है, अपने 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 एरिया से एक बंदे को इलेक्ट करता है। इलेक्ट मतलब बहुत सारे लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो वोट देते हैं, और सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलते हैं उसे कहते हैं कि ये इलेक्टेड हो गया, ये इलेक्शंस जीत गया। अब जो इलेक्शन जीता मतलब वहां की पब्लिक ने उसे चूज करा है। अब ऐसे ही पूरे देश की जो मेन बंदे जो सिलेक्टेड होते हैं वो आते हैं इन दी कंट्री के सेंट्रल में, और वहां फिर से इलेक्शंस होते हैं, एंड देन फाइनली जिसको वोट सबसे ज्यादा मिलते हैं वो गवर्नमेंट बनाता है। यानी कि उसके पास सारी मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह लो या जितनी भी आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, राइट। जैसे आज के टाइम पे बीजेपी सरकार, अब और भी पार्टीज थी, कांग्रेस है, आप पार्टी है, बट जीता कौन? बीजेपी। बीजेपी जीतते ही सरकार बन गई बीजेपी की, यानी कि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल राइट नाउ हु आर रनिंग द गवर्नमेंट। समझ रहे हो? तो एक्चुअली वो क्या है, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको लोगों ने चूज करा कि भाई जी आप जो आपकी जो पूरा ग्रुप है ना, ये सही लोग हैं, आप जाइए प्लीज हमारे देश की गवर्नमेंट चलाइए। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। आया समझ में ना? चलो ये सेम चीज जो मैंने आपको समझा दी वही है। फोटोज आप देख सकते हो, ये है हमारे देश का पार्लियामेंट। ये क्या है? ये हमारे देश का वो ऑफिस है जहां से गवर्नमेंट चलती है। अब आपने देखा किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एक ऑफिस तो चाहिए, तो हमारा देश भी क्या है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। तो उसको लिए भी एक बहुत अच्छा ऑफिस चाहिए। सो दिस इज द इंडियन पार्लियामेंट। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, और इसके अंदर क्या होता है आज हम समझेंगे। देखो हमारा पार्लियामेंट बना था 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ था। द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन फॉर द फेथ दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। These are participation by people in decision making and government by consent. अब देखो यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन दे दी, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी कौन कौन से हैं? पहला प्रिंसिपल है पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के दो प्रिंसिपल हैं। पहला कि आम जनता का भी पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में, रूल्स में, लॉज बनने में, और गवर्नमेंट जो है वो कंसेंट से चले, इच्छा से। ऐसा नहीं गवर्नमेंट जो चाहे वो कर रही है, आम जनता की इच्छा से।
द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। और सिंपल सी बात है, जब आपने किसी ग्रुप ऑफ पीपल को पावर दे दी तो उनके पास इमेंस पावर, पूरे देश की गवर्नमेंट की पावर आ जाती है, क्योंकि लोगों ने उन्हें चूज करा है। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। अब बात यह है कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है ना देश का सेंट्रल पावर है, ये जो ऑफिस है ना, ये कहां का ऑफिस है, हमारे देश की सेंट्रल का पावर का ऑफिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है। तो अब आपको पता है, आपने जो इलेक्शन देखे अपने स्टेट के देखे हैं, अब स्टेट का समझ में आ गया, बट इस स्टेट से सेंट्रल में पावर कैसे पहुंचती है ये भी समझना पड़ेगा ना। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। अभी आपके लिए कुछ नया टर्म है। व्हाट, क्या टर्म है? लोकसभा। क्या है लोकसभा? लोकसभा एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। इनका इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होता है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन मैप 41। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट 1 person टू द पार्लियामेंट। दीज कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ रहे हैं आज। क्या पढ़ रहे हैं हम? कि भैया ये लोकसभा कैसे, सरकार काम कैसे करती है। तो लोकसभा क्या है? लोकसभा इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू सिट इन द पार्लियामेंट नॉर्मली, ठीक है। हर 5 साल में इलेक्शन होता है। अब कौन कौन पार्लियामेंट में बैठेगा इसका चूज करने के लिए क्या होता है, आपका मानो ये पूरा देश है, देश में अलग अलग जगह को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दिया जाता है। ये यूपी की इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये लद्दाख की इतनी, मतलब इंडिया में जितनी भी जगह है सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई है ना, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की। अब हर जगह से वहां के जो मोस्ट फेमस लीडर होता है ना हर पार्टी का, वो खड़ा होता है इलेक्शन में, और इलेक्शन में जो जीतता है उसमें से कितने बंदे चूज होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो, हर जगह से जो बंदे जीतते हैं और वो पूरा जो ग्रुप होता है वो बनता है आपका लोकसभा, यानी कि लोगों का, मतलब ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो कहां बैठेंगे, पार्लियामेंट में। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि 2019 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, 17th इलेक्शन थे लोकसभा के। अब यहां पे क्या हुआ, पूरे देश में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग पार्टीज अपने अपने लीडर को इलेक्ट करती हैं कि यहां से ये होगा, यहां से ये होगा, हमारी पार्टी से ये होगा। तो जो अब समझते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी थी उसके 303 लोग जो थे वो सिलेक्ट हो गए थे एज एमपी। एमपी क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या समझना, कैसे इलेक्ट हो गए थे वो? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब सबसे ज्यादा मेजॉरिटी इनकी इतनी ज्यादा थी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनके सिर्फ 52 लोग सेलेक्ट हुए। और ये सेलेक्ट कैसे हो रहे हैं समझो, मान के चलो आप कानपुर या जयपुर, कहीं पे भी, मानो आप कानपुर में रहते हो। अब आप कानपुर में रहते हो, कानपुर की साइड, आपकी साइड से हर जितनी भी पार्टी है उसकी तरफ से एक बंदा खड़ा होगा। मानो ए से एक बीजेपी से ए और इंडियन नेशनल कांग्रेस से बी बंदा खड़ा हो गया। अब आप क्या करोगे, आप जाओगे वोट देने, आप वोट दोगे, जिसको वोट दोगे वो जीत जाएगा, और अगर वो जीत गया तो वो बन जाएगा क्या, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ में आया? ऐसे इंडिया में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो मेजॉरिटी में जीत जाता है ना, जो पार्टी मेजॉरिटी एमपीज को होल्ड कर लेती है वो बन जाती है हमारे देश की गवर्नमेंट। आया समझ में? आई नो आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट मैं एंड में बहुत समराइज कर दूंगा, और हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, सो बहुत इजी सिंपल चीज है, सिंपल सी बात है। पूरे देश में इलेक्शन होता है अलग अलग जगह पे, वहां से एक एक बंदा जीतता है, और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा लोग जीत जाते हैं उसे कहते हैं हमारे देश की जीती हुई पार्टी, यानी कि गवर्नमेंट पार्टी। जैसे कि यहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी हो गई थी, और बाकी सारी पार्टीज आप देख सकते हो कितने ज्यादा इनका बुरा हाल रहा। और टोटल लोकसभा में जो सीटें हैं दैट इज 543। दिस नंबर यू विल हैव टू रिमेंबर, याद रखना, हमारे देश में टोटल 543 सीट्स हैं लोकसभा में, मतलब इतने बंदे बैठते हैं हमारे पार्लियामेंट में। अब ये देखो, ये क्या है, रिजल्ट ऑफ 15th, ये 2009 का इलेक्शन का देखते हैं, हर 5 साल में होता है ना। तो आप देखते हैं रिजल्ट, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को 21 सीट्स मिली, भारतीय जनता पार्टी को मिली 116 सीट्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मिली कौन सी, 4 सीटें, और ये राष्ट्रीय जनता दल को मिली 4, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली थी 206 सीटें। अब क्लियरली 206 सबसे बड़ा नंबर है, इसीलिए 2009 में किसकी गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। समझ में आया? कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, और वही उन्हीं की तरफ से प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, उन्हीं की तरफ से सारी मिनिस्ट्रीज बन जाएंगी। आ गया समझ में? सो बस इस तरीके से होता है। अब एक बार इलेक्टेड ये जो कैंडिडेट हैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, जिनको शॉर्ट में एमपीज कहा जाता है। ये एमपीज सारे बैठते हैं पार्लियामेंट में, इनमें से कुछ जीते हुए एमपीज होते हैं, मतलब कुछ होते हैं रूलिंग पार्टीज के एमपी नहीं, एमपी, और कुछ होते हैं लूजिंग पार्टी के एमपी। अब जो विनिंग पार्टी के एमपी होते हैं वो होती है गवर्नमेंट, और जो लूजिंग पार्टी के एमपीज होते हैं उन्हें कहते हैं अपोजिशन। तो अब आप जब भी न्यूज देखोगे ना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या अपोजिशन है और क्या यहां पे गवर्नमेंट है। समझ में आ गया? अब देखो,
वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब हम बात करेंगे कि जो पार्लियामेंट है वो क्या क्या फंक्शंस रन करती है, क्या क्या काम करती है। सबसे पहला, आपके पास एक बार इलेक्शन हो गया, आपको पता चल गया कौन सी पार्टी मेजोरिटी में है। अब आपको क्या करना है, नंबर 1 टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा नेशनल गवर्नमेंट। व्हाट इज नेशनल गवर्नमेंट एक्चुअली? नेशनल गवर्नमेंट मतलब नेशनल ड्यूटीज पे कौन आएगा, जैसे आपका वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, और उसके बाद आपका गवर्नर कौन बनेगा, आपका मिनिस्ट्री कौन बनेगा, ये सब अब देखते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, और लोकसभा इलेक्शन के बाद एक लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है कि कौन कौन से एमपीज जो हैं वो किस किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। जैसे कि लिस्ट आपको यहां दिख रही है। For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. Since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated member in Lok Sabha, to have a majority, party should have at least half the number, that is 272 members or more. The opposition in parliament is formed by all political parties that are not the majority party. Coalition formed. अब ध्यान से देखो, यहां पे पूरा सिस्टम आपको जो मैंने समझाया एक बार फिर से समझाता हूं बहुत इजीली। देश की सरकार कैसे चलती है। हमारे देश के अंदर लोकसभा में 543 सीट्स हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जो देश का मेन ऑफिस है, आसान भाषा में समझते हैं, देश का जो ऑफिस है ना, उस ऑफिस का नाम है पार्लियामेंट। उसके अंदर 543 सीट्स हैं। अब पूरे देश में से हमें 543 लोगों को सिलेक्ट करना होता है। हमने इलेक्शंस कराया और पूरे देश में से जो टॉप फेमस, सबसे ज्यादा लोगों को जो लोग पसंद हैं 543, वो इलेक्ट हो गए। अब क्या किया जाता है, इन सबको इकट्ठा करा जाता है। अच्छा, सारी जो एक एक पार्टी है सब एक साथ खड़े हो जाओ, खड़ा कर दिया। अब चेक करते हैं कौन सी पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा बंदे इलेक्ट हुए हैं, और जो पार्टी सबसे ज्यादा इलेक्ट होती है, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा बंदे होते हैं, उसे कहते हैं विनिंग पार्टी। और बाकी सारी पार्टीज कहलाती हैं ऑपोजिशन पार्टीज। इनका क्या काम होता है, जो भी गवर्नमेंट रूल निकालेगी उसमें गलतियां निकालना, कमियां निकालना, और चेक करना कि गवर्नमेंट कोई गलत काम तो नहीं कर रही, वो अपोजिशन करती है। One of the most important function of the Lok Sabha is to elect the executive. The executive, as you read in chapter 1, is a group of person who work together to implement। ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूं। लोकसभा का एक और इंपॉर्टेंट काम है कि जो मेन काम है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, उसके बाद उसके बाद एमपीज जो हैं वो अलग अलग उनको ड्यूटीज देंगे, किसी को हेल्थ मिनिस्ट्री, किसी को एजुकेशन, किसी को फाइनेंस, ये सारे काम भी पार्लियामेंट का ही काम है। Oftentimes, in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. Then they join together with different। एक चीज और बता दो, हाँ, अब आपको एक चीज और समझनी होगी कि कई बार क्या होता है, मैंने आपको बताया एक सिंगल पार्टी को जीतने के लिए एटलीस्ट मेजॉरिटी चाहिए, 272 सीट्स। आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि पार्टीज बहुत ज्यादा बदल गई हैं, बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो क्या होता है, जनरली कोई एक पार्टी मेजॉरिटी ले जा ही नहीं पाती। तो वहां पे क्या होता है, 2-4 पार्टीज मिलके या 2 पार्टीज मिलके एक साथ में हाथ बांध लेती है, जिसको कहते हैं गठबंधन, इंग्लिश में कहते हैं कोalition। और जब 2 पार्टीज मिलकर एक सरकार बनाती हैं, इसको कहा जाता है कोalition गवर्नमेंट। और जनरली इसमें बहुत झगड़े होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, कौन बनेगा ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, लड़ाइयां हो जाती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं। द राज्यसभा functions primarily as the representative of the state of the India in the parliament. The Rajya Sabha can also initiate legislation, and bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. It therefore has an important role of reviewing and altering the laws initiated by Lok Sabha. एक और चीज आपको बताता हूं मैं लोकसभा के बारे में, उससे तब आपको राज्यसभा का सिस्टम समझ में आएगा। हमारे देश में अगर आपको कोई भी रूल नया बनाना है, तो सबसे पहले आपको लोकसभा में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मान के चलो कि भाई हमारे देश में बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्हें कोई नया रूल लाना है, तो अमित शाह, जो कि आपको पता है हमारे देश में है, उन्होंने क्या करा, लोकसभा में इस बार जो असेंबली हुई वहां पे उन्होंने बताया कि हम एक ऐसा रूल बनाना चाह रहे हैं। अब वहां से वो पास हो गया, वहां पे मेजॉरिटी लोगों ने हाथ खड़ा करा कि हाँ दिस इज राइट, बट अब भी वो रूल डायरेक्टली पास नहीं हो सकता। एक और इससे भी बड़ी बॉडी है जहां ये जाएगा, दैट इज द राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या होता है, उसके लिए राज्य वर्ड से आता है, राज्य मतलब स्टेट, तो स्टेट असेंबली क्या होता है यहाँ पे। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट, सबसे पहले अभी राज्यसभा के बारे में और समझेंगे, बट प्राइमरीली ऐसे समझ लो कि राज्यसभा जो है एक अपर हैंड होता है लोकसभा से भी। यहाँ पे थोड़े कम लोग होते हैं और इनके पास भी पावर है अपने खुद के लॉज बनाने की, यहाँ के जो लोग बैठते हैं। और ये भी समझ लो कि जब भी लोकसभा से कोई बिल पास हो गया, बिल मतलब कोई नया रूल या कुछ भी नया बनाना है तो उसे बिल कहते हैं, तो हो जाएगा राज्यसभा में, और वहां पे भी मेजॉरिटी चेक की जाएगी कि सब हाँ कर रहे हैं कि नहीं। अब द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। देयर आर 223 इलेक्टेड मेंबर प्लस 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को कि अभी हमने समझा था कि जो लोकसभा थी उसके लिए क्या था, बेसिक इलेक्शन था, पूरे देश में होता है, वहां से 543 लोग सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। अब उन 543 लोगों में से ही एक और इलेक्शन होता है, राज्यसभा का इलेक्शन, जिसमें से 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसके लिए वोटिंग हम लोग नहीं करते।
हम वोट नहीं करते राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए वोट कौन करता है? एमपीज वोट करते हैं। वो लोग जो ऑलरेडी पार्लियामेंट का हिस्सा है वही लोग वोट करते हैं 233 मेंबर्स को, और 12 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। मतलब प्रेसिडेंट खुद बताएगा कि 12 बंदे मुझे को कौन चाहिए। अगला, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अगला काम क्या है पार्लियामेंट का, समझते हैं। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद क्वेश्चन आवर। द क्वेश्चन आवर इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपीज कैन एलिक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस। द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग एंड ऑल्सो कम्स टू द नो ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द गवर्नमेंट, दैट इज द एमपीज। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करें कि एक्चुअली गवर्नमेंट कैसे रन होती है। आपने सब कुछ बना लिया, सारी लिस्ट बन गई, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन क्या है, फलाना फलाना सब बन गया। अब ऑपोजिशन बैठा आपके फेस पे। अगर आप सरकार बन गए ऐसे तो नहीं अब चलो छुट्टी पे हवाई चलते हैं, न्यूयॉर्क चलते हैं, घूम के आते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। हर हफ्ते आपका जो क्या होता है, लोकसभा मीटिंग होती है, असेंबली होती है, वहां पे मीटिंग की शुरुआत होती है 1 घंटे के क्वेश्चन आवर से। क्वेश्चन आवर मतलब यानी कि उस 1 घंटे में जो विनिंग पार्टी है वो चुपचाप बैठेगी और जो लूजिंग पार्टी ऑपोजिशन है वो सवाल पूछेंगे, और लोग सवाल पूछेंगे सरकार से कि ये बताइए आपने ये काम क्यों नहीं करा, या ये काम क्यों करा, या ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों नहीं करा। और जो विनिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट पार्टी है, उनको आंसर देना पड़ेगा। अगर क्योंकि इससे क्या रहता है, इससे कितना इंपॉर्टेंट आप समझ रहे हो, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इससे सरकार खाली नहीं बैठ सकती, उन्हें हर समय काम करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मुंह पे सवाल कर लिया जाएगा, और ये पूरी चीज टीवी पे आती है तो आम जनता भी इसे देखती है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ भी मनगढ़ंत बोल दो या उठ के चले जाओ, इसीलिए कई बार वहां पे झगड़े भी हो जाते हैं। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक। हाँ, फीडबैक मिल जाता है, ये भी बता दिया। ओके, अब हम बात करते हैं हाउ डू न्यू लॉज केम अबाउट, यानी कि भैया नए लॉज कैसे बनते हैं। ये ऑलरेडी चैप्टर का थोड़ा लास्ट वाला पार्ट है, नए लॉज कैसे बनते हैं। द पार्लियामेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। देयर आर मेनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस एंड इट इज ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज द नीड ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ. An important role of parliament is to be sensitive to the problem faced by people. Let us read the following story. छोड़ो स्टोरी, मैं आपको इजीली बताता हूं कि भैया किस तरीके से जो लॉज हैं वो कैसे बनते हैं, मैं समझाता हूं. As the above example shows, the role of citizen is crucial in helping parliament frame different concerns that people might have into laws, from establishing the need for a new law to its being passed at every stage of the process. The voice of the citizen is crucial element. अब देखो, अगर आपको कोई भी नया लॉ बनाना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गवर्नमेंट को उसकी नीड शो करनी पड़ेगी. मानो आप कोई आम बंदे हो, आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है ना, अब आपको अपने प्रॉब्लम सबसे पहले गवर्नमेंट तक पहुंचानी पड़ेगी. वो पहुंच गई, वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले लोकसभा में एक बिल पास करेगी. व्हाट इज अ बिल? बिल इज नथिंग बट अ पेपर जिस पे एक डिमांड लिखी होती है कि हम ऐसा कुछ नया करना चाहते हैं या कुछ हटाना चाहते हैं, जो भी चेंज लाना चाहते हैं. अगर लोकसभा में मेजॉरिटी से पूछा जाएगा कि भाई कितने लोग चाहते हैं ये हो, लोग हाथ खड़ा करेंगे. अगर मेजॉरिटी लोगों ने हाँ कर दिया तो वेरी गुड, ये जाएगा राज्यसभा. फिर उसके बाद सेम चीज राज्यसभा में होगी, राज्यसभा ने भी हाँ कर दिया, फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और उसके बाद प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिए, तब जाके कोई भी नया लॉ पास हो जाता है. एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली अ न्यू लॉ इज पास्ड. ठीक है, ये चीज आपकी इस एनसीईआरटीज में भी इतने क्लियरली नहीं बताई कि किस तरीके से एक नया लॉ पास होता है, जिस तरीके से मैंने आपको क्लियरली बताया है कि दिस इज हाउ अ लॉ गेट्स पास्ड. ठीक है, और थ्रू आउट मैं आपको मैं बताता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें भाई ऑन एयर होती है, मतलब ऑन ऑल इंडिया रेडियो यानी कि ऑल इंडिया टीवी पे होती हैं. सो आम जनता का एक बहुत बड़ा रोल होता है. जब भी लोकसभा में एक नया बिल आता है या प्रपोज होता है तो उसको एक ही दिन में नहीं, कम से कम 3-4 मीटिंग तक उसकी सिर्फ डिस्कशन चलते हैं, जिसके बीच में ये सारी चीजें न्यूज में आती है, मीडिया में आती है, न्यूज़पेपर में आती है, ताकि आम जनता का जो रिव्यू है वो मिल पाए. अब आपने कोई नया लॉ पास करा, सबसे पहले देखो जीएसटी आया. ठीक है, सो क्या होता है, जीएसटी तो देखो सीधे प्राइम मिनिस्टर ने लाया तो आप रातों रात चेंज कर दिया, बट उसके अलावा कोई बेसिक लॉ है तो सबसे पहले वो लोकसभा में पास होगा, उसके बाद आम जनता तक वो बात पहुंचेगी, लोग मे भी खुश हों मे भी ना हों, उसके अकॉर्डिंग फिर धरने होते हैं. आप देखते हो ना, आए दिन धरने होते रहते हैं. इसीलिए तो होते हैं क्योंकि लोगों को लॉज पसंद नहीं आते जो गवर्नमेंट बनाती कभी कभी. सो चलो अब देखते हैं अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज. कई बार क्या होता है कि कुछ लॉज जो होते हैं वो अनपॉपुलर हो जाते हैं, जिसकी मैं अभी जस्ट बात कर रहा था, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है. Let us now look at the situation where the parliament passes laws that turn out to be very unpopular. Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाती है जो कि लीगल है, मतलब एक्सेप्टेबल, मतलब क्या है, वैलिड है पार्लियामेंट में, बट आम जनता के लिए वो अच्छा नहीं है. आम जनता को दिखता है कि यहाँ पे यार कुछ दिक्कत है,
तो ऐसी चीज़ों को लोग क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज करने के तरीके क्या है? पब्लिक मीटिंग्स रखते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं इसके बारे में, टीवी चैनल्स पे आके खूब सुनाते हैं कि भाई बकवास कर रही सरकार, गलत कर रही है, ये क्यों करा, जीएसटी क्यों ले आए, नोट क्यों बंद कर दिए। तो इस तरह की चीज़ें आप सुनते रहते होंगे आए दिन, राइट? तो जब एक ज्यादा नंबर ऑफ पीपल जो है वो फील करते हैं कि जो लॉ है वो गलत तरीके से पास हुआ है, तो पार्लियामेंट के ऊपर एक प्रेशर आने लग जाता है इस चीज का। फॉर एग्जाम्पल, कई बार वेरियस म्यूनिसिपल लॉज जो हैं यूज स्पेस विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। कई बार क्या होता है, म्यूनिसिपल लॉज ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको, वो एक रूल बना देते हैं कि भैया यहाँ पे जो है ना वो जो सब्जी बेचते हैं ये नहीं आएंगे। अब यार आपने तो ये रूल बना दिया, बट वो लोग बेचारे जो सब्जी बेचते हैं वो कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए वहां पे धरने होते हैं और कई बार पार्लियामेंट को अपने लिए हुए लॉज को वापस भी लेना पड़ता है। ठीक है, ये पूरे में यही चीज है। हम आगे बढ़ सकते हैं। डू यू रिमेंबर द फोटो? ये भी छोड़ दो। We need to remember that our roles as a citizen does not end with electing our representatives. Important, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारा जो रोल है अपनी सरकार में वो सिर्फ तब तक नहीं है जब तक एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना है। Rather, ये तब तक है, मतलब ये we begin to use newspaper and the media carefully chart the work that is being done by the MPs and criticize their action when we feel is required. ये सब हमारा रोल है। क्या? न्यूज़पेपर टाइम पे पढ़ना, ताकि हम इन्फॉर्म रहें देश में चल क्या रहा है। टीवी मीडिया से मतलब चर्चित रहना, पता रहे। आप चाहे इंस्टाग्राम यूज करते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे देश में, उसके अकॉर्डिंग सही टाइम पे रिव्यू भी देना। मतलब ऐसा नहीं कि आप चुप बैठे हुए ठीक है जो हो रहा है मुझे क्या, नहीं। वॉट यू फील यू हैव टू शेयर, इधर यू गो ऑन ट्विटर और आप जाके मतलब कुछ भी आप किसी तरीके से मेल करो, PIL फाइल करो, कुछ भी करो, बट एक एक्टिव सिटीजन होने के नाते ये सब रिक्वायर्ड है। Thus, what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that the parliament helps it representative functions properly. तो अब आपको ये समझना चाहिए कि किसी भी देश में पार्लियामेंट उतना अच्छा रन करेगा जितने अच्छे वहां के लोग होंगे, मतलब जितना ज्यादा वो एनर्जेटिक होंगे, एंथुजियास्टिक होंगे और जितना ज्यादा वो इंटरेस्टेड होंगे अपने देश को सरकार बनाने के लिए। ठीक है, सो बस इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैंने जितना हो सके आपको इजी बनाने की कोशिश करी। I'm pretty sure अब आप आराम से अपने मम्मी पापा, भाई बहन, छोटे भाई, किसी को भी ये चैप्टर समझा सकते हो और ट्राई जरूर करना, मजा आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।